नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आई होप सो कि आप सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल लगा रखा है मैंने आप सबके सामने। आपको एक हेडिंग दिख रही होगी, इंडियाज एक्सटर्नल डेट राइजेस टू $717.9 बिलियन एट दिसंबर एंड। तो जी ये जो आर्टिकल है या जो ये हेडिंग है, इसका क्या मतलब है, राइट। यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो भारत सरकार है, या हम अपने पूरे भारत को यहाँ लेके चलेंगे। भारत सरकार अकेले ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हमारा पूरा का पूरा भारत इन्वॉल्व है, राइट। तो यहाँ पे हुआ ये है कि जो इंडिया का या जो भारत का एक्सटर्नल डेट है वो कितना पहुँच गया, वो बहुत ज़्यादा राइस होके पहुँच गया $717.9 बिलियन। इज़ अ ह्यूज अमाउंट, राइट। इतना जो डेट है या इतना जो कर्जा है वो किसके ऊपर है, वो हम सब जो भारतवासी हैं उन सब के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बात किसकी हो रही है, इंडिया की हो रही है। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेके क्यों नहीं चल रहा हूँ। क्योंकि जो यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में कई सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा कई सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं या जो ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो वो भी लोन्स वगैरह लेते हैं। कहाँ से, बाहर के देशों से या बाहर के इंस्टीट्यूशन से या इंडिविजुअल से। और जो भी वो इंडिविजुअल से लोन्स वगैरह लेते हैं वो पूरा का पूरा जो दो कन्वर्ट होता है या पूरा का पूरा जो भी वो लोन वगैरह होता है वो दिखाया जाता है या दिखाई देता है था पूरे के पूरे भारत के टर्म में, राइट। तो आई होप कि आपके यहाँ पर ये टर्म वगैरह यहाँ समझ आया होगा कि मैं यहाँ के लिए भारत सरकार की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको सिंपली ढंग से यहाँ पे बताऊँ तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे मैप पे, राइट। वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखिए हम सब आ चुके हैं मैप पे, और यहाँ पे मैंने ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और यहाँ पे हुआ क्या है, जो हमारा पूरा का पूरा यहाँ भारत है या पूरा का पूरा जो हमारा भारत देश है, इसमें कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा, भारत सरकार के अलावा कई सारे बिजनेस हाउसेस हैं या कॉरपोरेट हाउसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अडानी हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, राइट, अंबानी वगैरह। तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये हमारी भारत सरकार तो लोन वगैरह लेती ही है बाहर के देशों से। किस चीज़ के लिए, कि जो भारत है उसमें डेवलपमेंट वगैरह हो सके और जो हमारी इकनॉमी है वो अच्छी तरीके से फ्लरिश करे या आगे की तरफ बढ़े, राइट। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके देश में डेवलप होगा, सर्विसेज आपके देश में अच्छी होंगी, तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं या बाहर के जो अलग देशवासी हैं, फॉरेनर्स, वो आपकी कंट्रीज़ में आना पसंद करेंगे या वो उसमें रहना पसंद करेंगे, राइट। तो जो हमारी भारत सरकार है उसके यहाँ पे जो डेट वगैरह है या जो कर्जा वगैरह है लेने का, वो एकदम अलग है। यहाँ पे भारत सरकार के साथ साथ जो बिजनेस हाउसेस हैं, जैसे टाटा हो गया, अडानी हो गया और रिलायंस अंबानीज वगैरह हो गए, तो ये भी क्या करते हैं, कर्जा वगैरह लेते हैं या डेट वगैरह उठाते हैं। कहाँ से, बाहर के देशों से। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, जैसे कई सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, राइट। और यहाँ पे कंट्रीज़ में जैसे मान लेते हैं हम जापान वगैरह को, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे ये जो न्यूज़ वगैरह निकल के आई, जो मैंने अभी आपको आर्टिकल वगैरह भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो जो हमारा जो हमारा डेट है, एक्सटर्नल डेट, बाहरी कर्जा, जो हमें बाहरी कर्जा देना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट को समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि फिर आपको जो अंडरस्टैंडिंग वगैरह है, जो मैं इसके आगे आपको बातें बताऊँगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेट को समझेंगे। डेट, देखिए डेट का मतलब सीधा सिंपल सा है, यहाँ पे कर्जा, राइट। और कर्जा भी दो प्रकार का यहाँ पे होता है, एक तो होता है इंटरनल डेट और एक होता है एक्सटर्नल डेट। तो एक्सटर्नल, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो भी किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल डेट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। इंटरनल डेट वगैरह ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं भारत सरकार कई बॉन्ड्स वगैरह हो गया, या कई बॉन्ड्स हो गए, या कई तरीके की जो स्कीम्स वगैरह है, उससे क्या करती है, जो इंडियन नागरिक होते हैं या जो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं उनसे पैसा वगैरह उठाती है, राइट। हम सब लोगों से जैसे एक तरीके से पैसा वगैरह उठाती है। और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं भारत सरकार के बॉन्ड वगैरह को खरीदने में, तो वहाँ से जो भारत सरकार पैसा उठाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे कहेंगे इंटरनल डेट, राइट। क्योंकि वो हम सब से यहाँ पे पैसा उठा रहे हैं, किससे, इंडिया से, इंडिया के लोगों से यहाँ पे पैसा वगैरह उठा रही है कौन, भारत सरकार। और जो कंपनीज वगैरह हैं, ये कॉर्पोरेट हाउसेस वगैरह, ये भी ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पे अब आई होप आपको यहाँ इंटरनल डेट
पूरी तरीके से समझ आया होगा। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल डेट की। जो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है या जो पूरा का पूरा ये जो कहानी है जो मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ एज आ आर्टिकल, ये चीज़ पूरी की पूरी तरीके से अभी फोकस करती है किसके ऊपर, एक्सटर्नल डेट के ऊपर, जो कि इंडिया का बाहरी कर्जा है या जो हमने बाहर के देशों से उठा रखा है, जैसे यूएस हो गया या कई सारे इंस्टीट्यूशनल हाउसेस हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईएमएफ हो गया और वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए और भी कई सारे यहाँ पे बड़े बड़े हाउसेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, उनसे भी हमने पैसा वगैरह उठाया। तो उसको हम कहाँ पे लेंगे, और ये हमने बाहर के कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति से या फॉरेनर से किसी भी तरीके से लोन्स वगैरह लिए हुए हैं या हमने ऐसा कर्जा उठाया हुआ है, या भारत सरकार ने या भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने, आप मेरे यहाँ पे टर्म समझना पूरी तरीके से जो मैं कह रहा हूँ एक बार और ध्यान से। भारत सरकार के साथ साथ जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं या जो बिजनेस हाउसेस हैं, जिसका मैंने अभी नाम लिया था आप सबके सामने, फॉर एग्जांपल अडानी, अंबानी और टाटा ग्रुप्स, राइट, ये सब भी यहाँ पे पूरी तरीके से ऐड होते हैं। और प्लस अगर कोई एक व्यक्ति है या एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसने भी बाहर से लोन वगैरह लिया हुआ है या बाहर से ऐसा इशू किया हुआ है, क्या, बॉन्ड वगैरह के जरिए किसी भी तरीके से उसने बाहर से लोन वगैरह उठाया हुआ है, तो वो जो पूरा का पूरा लोन है वो कहाँ यहाँ पे गिना जाएगा या कहाँ पे देखा जाएगा, वो हमारे एक्सटर्नल डेट में काउंट होगा। एक्सटर्नल डेट का मतलब जो मैंने अभी आपको इस आर्टिकल में बताया था द इकोनॉमिक्स टाइम्स के, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये आर्टिकल, यहाँ पे आपको सेम चीज़ यहाँ नज़र आएगी, राइट, 717, ये जो पूरा का पूरा ऐसा एक्सटर्नल डेट है किसका, हमारे पूरे इंडिया का या हमारे पूरे भारत का। जो ये भारत में जो भी लोग रहते हैं या जो भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं या जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो सब लोग यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। यार सब लोगों को मिला जुला के जो पूरे भारत का कर्जा है, कहाँ पे, एक्सटर्नल डेट, बाहरी कर्जा जो भारत को देना है, वो कितना देना है, 717 बिलियन डॉलर्स के आसपास, राइट। आई होप को आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये समझ आया होगा। और अब हम फिर से आते हैं यहाँ पे मैप पे, जिसमें आपको चीज़ें यहाँ पे कंट्रीज वाइज बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अगर अभी हम इसी टर्म्स को यहाँ पे देख लें, या ये जो आर्टिकल वगैरह इसमें भी लिखा हुआ है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो राइज हुआ है, राइट। अब जो राइज हुआ है वो कई टर्म्स में, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो राइज कैसे हुआ है, और उसमें डॉलर का भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक रोल है जिसको हम पूरी तरीके से लिंक करेंगे इस चीज़ से और इस चीज़ को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है जो कि 717.9 बिलियन डॉलर पहुँच गया अभी, ये क्या हुआ, ये इन दिसंबर 2023 में ये कितना था, ये था 648 समथिंग बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो लगभग ये 70 बिलियन डॉलर बढ़ा हुआ है, किसमें, कौन सी फाइनेंशियल ईयर में, दिसंबर क्वार्टर के 2024 में, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये 70 बिलियन डॉलर जो बढ़ा हुआ है, जो आर्टिकल में भी हमको दिख रहा था या आर्टिकल वगैरह भी इस चीज़ को मेंशन कर रहे थे कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो राइज हुआ है। राइज का मतलब बढ़ा हुआ है, कितने फिगर से बढ़ा हुआ है या कितने नंबर से वो बढ़ा हुआ है, तो वो लगभग 70 बिलियन डॉलर्स के टर्म्स में बढ़ा हुआ है। और ये जो बढ़ा हुआ है इसमें एक स्पेसिफिक रोल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें डॉलर का भी एक स्पेसिफिक रोल है, लेकिन हम उसको डिस्कस करने से पहले कुछ स्टैटिक्स या कुछ नंबर्स वगैरह यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आएंगी, राइट। तो मैं आपको देखिए सबसे पहले बताऊँ कि ये जो पिछले साल दिसंबर 2023 से अगर देखा जाए, राइट, वहाँ से हमारा कितना 10% का इंक्रीमेंट है, किसमें, जो एक्सटर्नल डेट वगैरह है या जो एक्सटर्नल बाहरी कर्जा है जो कि भारत ने उठा रखा है, भारत के लोगों ने उठा रखा है, वो कहाँ है, वो 10% से इंक्रीज़ हुआ है साल देखा जाए अगर तो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है, इसमें ये जो हम 2010 से कुछ फिगर्स वगैरह यहाँ देखेंगे कि हमारा 2010 के आसपास एक्सटर्नल डेट कितना था, और उसके कंपैरिजन में हम एक चीज़ ये जानेंगे कि जो 2023 है या हाँ 2023 के आसपास हमारा फाइनल डेट वगैरह है या जो एक्सटर्नल डेट है वो कितना है। तो अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ बताऊं, 2010 के आसपास जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट वगैरह था वो कितना, वो 290 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, जो कि बढ़ के अब कितना हो गया है, 717 बिलियन डॉलर हो गया है दिसंबर 2024 में, राइट। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना ज़्यादा है, आने वाले जो देखा जाए 14 सालों में जो 300 या 290 बिलियन डॉलर से हम कहाँ पे आ गए, हमारा जो कर्जा है वो आ चुका है 717 बिलियन डॉलर के आसपास।
आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा और इससे आप रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि इसी टर्म्स को अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर हमने कर्जा लिया हुआ है तो यहाँ पे जिस व्यक्ति ने भी हमको कर्जा दिया हुआ है, या भारत सरकार को या किसी भी कॉर्पोरेट हाउसेस को कर्जा दिया हुआ है, तो किसी ना किसी इंटरेस्ट पे दिया होगा, राइट, किसी ना किसी ब्याज दर पे भी दिया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ऐसा ब्याज वगैरह देखा जाए इंडिया का, तो जो इंडिया 2010 के आसपास जो भी ब्याज वगैरह देता था इस कर्जे के अलावा, इस कर्जे के साथ साथ हमको ब्याज भी देना पड़ेगा, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह होती थी इंडिया की, वो लगभग होती थी 4.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास, इसी समथिंग अमाउंट के आसपास। 2010 में क्या होता था, जब हमारा कर्ज कितना था, एक्सटर्नल डेट था 290 बिलियन डॉलर के आसपास, तो इंडिया को कितना इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता था यहाँ पे 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास, या रफली आप कह लीजिए राउंड फिगर 5 बिलियन डॉलर के से थोड़ा बहुत कम, इतना हमको एज अ इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता था इन 2010। लेकिन यही चीज़ अब बढ़ के कितनी हो गई है इन 2023, अगर देखा जाए ये दिसंबर क्वार्टर के, यही चीज़ बढ़ के हो गई है 22 बिलियन डॉलर के आसपास। 22 बिलियन डॉलर अब हमको किस चीज़ में ये जाते हैं, ये हमारे सिर्फ इंटरेस्ट पे आउट में ही चले जाते हैं, किसके, इंडिया के। और यहाँ पे जो कर्जा है वो 717 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो कर्जा है, इस पर हमको अब कितना अमाउंट वगैरह चुकाना पड़ता है, वो हमें इस बार जो चुकाना पड़ता है वो 22 बिलियन डॉलर के आसपास हमको एज अ इंटरेस्ट वगैरह पे आउट करना पड़ता है, किसको, इंडिया को, राइट। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि ये जो एक्सटर्नल डेट वगैरह है ये राइज क्यों हुआ, राइट। इसका जो हमारा कर्जा वगैरह है ये राइज होने का कारण क्या है, यहाँ पे अब हम कारण वगैरह भी जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है या कोई ना कोई यहाँ पे रीज़न वगैरह होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल डेट इतना ज़्यादा राइज हो गया इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखें, तो यहाँ पे एक फैक्टर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राइट, किस चीज़ का, डॉलर को लेके, राइट। यहाँ पे क्या हुआ कि जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ रुपी, स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब कि हमारा रुपी वगैरह तो उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन जो डॉलर है वो पिछले जो क्वार्टर निकला है दिसंबर क्वार्टर, वहाँ पे क्या हुआ, थर्ड क्वार्टर, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक कई सारी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन वगैरह भी बदली। यहाँ पे बदला क्या, यहाँ सिंपली ये बदला कि यूएस में हुए चुनाव और वहाँ पे कौन आया, वहाँ पे एक नए राष्ट्रपति चुन के आए जिनका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप है। जैसे ही वो चुन के आए उसके बाद क्या हुआ, डॉलर पूरी तरीके से स्ट्रांग होने लगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर करेंसी। यहाँ पे अदर करेंसी डेप्रिसिएट नहीं कर रही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि डॉलर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कर रहा था या बहुत ज़्यादा ग्रोथ वगैरह दिखा रहा था, कौन, डॉलर, क्योंकि वहाँ पे यूएसए में क्या हुआ, इलेक्शंस वगैरह में कौन एज अ प्रेसिडेंट चुन के आए, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट चुन के आए। तो वहाँ पे हुआ क्या कि इन कंपैरिजन ऑफ, जैसे अगर हम देखें जो हमारी इंडियन रुपी है, यहाँ जो हमारा इंडियन रुपी है जो हमारी करेंसी है इंडिया की, और जो इन टर्म्स हम डॉलर देखें तो एक टाइम पे वो डॉलर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था कि $1 बराबर रफली 88 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे जो इक्वल वैल्यू वगैरह है वो आपको मिल रही थी यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। अभी क्या हुआ है, अभी कुछ टाइम से हुआ ये कि डॉलर में थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, जिससे क्या हुआ है कि $1 बराबर क्या हुआ कि अब हमारा 86 रुपीज़ के आसपास जो वैल्यू है वो है, राइट। आई होप यहाँ पे आपको पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और जो यहाँ पे मैं आपको डॉलर को एज अ एग्जाम्पल वगैरह बता रहा हूँ इतना ज़्यादा, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भारत का कर्ज वगैरह है या जो एक्सटर्नल डेट वगैरह है वो ज़्यादातर भारत ने लगभग अगर मैं आपको बताऊं 50% से के आसपास जो हमारे डेट वगैरह हमने उठा रखा है हमारे भारत ने, वो लगभग इन टर्म्स ऑफ डॉलर ज़्यादा है, राइट, टर्म्स ऑफ डॉलर है। तो यहाँ पे डॉलर है तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि डॉलर वगैरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ, तो उससे हुआ ये कि जो भारत का यहाँ पे $70 बिलियन पिछले साल से जो इंक्रीमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ कर्जा वगैरह, डेट, एक्सटर्नल डेट वगैरह, तो इसमें एक मेजर रोल डॉलर का भी है। और मैं आपको एज अ नंबर भी उस चीज़ को बताना चाहूँगा कि वो कितना ज़्यादा है। यहाँ पे जो डॉलर वगैरह स्ट्रॉन्ग हुआ और हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर पड़ी, तो इससे हुआ क्या कि जो यहाँ पे नंबर निकल के आया वो $12.7 बिलियन के आसपास निकल के आया। क्या कि ये जो इंक्रीमेंट है ये तो सिर्फ डॉलर के बढ़ने से ही इतना भारत को और देना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट। यहाँ पे अगर हम मान के चलें कि ये जो डॉलर वगैरह यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता, तो यहाँ पे हम सिंपली 12 को माइनस कर देते यहाँ पे, तो यहाँ आता 8 और यहाँ आता 5, राइट। तो हमें लगभग $58 बिलियन के आसपास हमको
एज अ इंक्रीमेंट होता हमारी, जो भी हमने कर्जा वगैरह उठा रखा है, एक्सटर्नल डेट वगैरह उठा रखा है वो। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे डॉलर वगैरह स्ट्रांग हुआ, सो उससे क्या हुआ कि हमारा जो 58 बिलियन डॉलर है ये जाके कन्वर्ट हो गया 70 बिलियन डॉलर के आसपास। यानी कि जो पिछले साल से अगर देखा जाए तो 70 बिलियन डॉलर की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है किस चीज़ में, हमारे एक्सटर्नल डेट में। और जो सेकंड यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा कि जो यहाँ पे आप सबने देखा होगा जो इंडिया का कर्जा वगैरह है, ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो भारत सरकार है उसने कम उठाया है। कहाँ से? बाहर के इंस्टीट्यूशन से या बाहर के लोगों से, राइट, बाहर की कंट्रीज से। अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ फिगर भी बताऊँ, मैं उस पर भी चलेंगे, तो यहाँ पे भारत सरकार के मुकाबले जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं या बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जैसे टाटा हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, इन सब ने जो क्या हुआ, इन सब ने उठाया बाहर से कर्जा वगैरह ज़्यादा इन कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उल्टा कम किया है, जो भी वो कर्जा वगैरह लेती थी बाहर से उसको कम किया है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे इन सब जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं या जो बिजनेस हाउसेस हैं, इन सब ने ज़्यादा पैसा वगैरह उठाया बाहर से। तो उससे हुआ क्या कि सेकंड रीज़न यहाँ पे ये है कि जो हमारा 70 बिलियन डॉलर यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से इन टर्म्स ऑफ बिलियन डॉलर, तो ये आपको नज़र आएगी जो यहाँ पे एज अ सेकेंड रीज़न है वो ये। और यहाँ पे अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीज़ें कम उठाई हैं, मतलब कर्जा कम उठाया इन कंपैरिजन ऑफ जो बिजनेस हाउसेस हैं या जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं बड़े बड़े उनके। अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ बताऊं कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कितना हिस्सेदारी है, जो भी ये 70 बिलियन डॉलर के आसपास जो बढ़ोतरी हुई है किस चीज़ में, हमारे जो एक्सटर्नल डेट है उसमें, इन कंपैरिजन ऑफ पिछले साल। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ यहाँ पे 22% के आसपास या 22% के आसपास हिस्सा है किसमें, जो 70 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है वो किसने उठाया, 36% के आसपास यहाँ पे उठाया हुआ है नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस ने। और जो डिपॉजिट टेकिंग कॉरपोरेशंस हैं, जैसे कि आप सबने देखा होगा NBFCs हो गए और बैंकिंग वगैरह हो गए, इन सब ने 27% के आसपास। और जो हमारे अदर फाइनेंशियल हाउसेज हैं जैसे, तो उन्होंने भी 8.7 यहाँ पे % के आसपास यहाँ पे कर्जा वगैरह उठाया पिछले साल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, आई होप यहाँ पे आपको पॉइंट वगैरह या परसेंटेज वगैरह या हिस्सेदारी वगैरह आपको यहाँ समझ आई होगी कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बता रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे कम ऐसा कर्जा उठाया, कहाँ से, बाहर के देशों से, या बाहरी कर्जा जो था उसको कम उठाया भारत सरकार ने। यहाँ पे जो उठाया ज़्यादातर है वो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कितना उठाया, 36% के आसपास। और जो डिपॉजिट हाउसेज हैं जैसे HDFC बैंक हो गया या NBFCs हो गए जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह, इन सब ने जो बाहर से ऐसा बॉन्ड वगैरह रिलीज़ करने के बाद जो कर्जा वगैरह उठाया है डेट वगैरह, वो 27% के आसपास डिपॉजिट ने। और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने 8% के आसपास। तो आई होप यहाँ पे आपको ये फिगर वगैरह है ये भी आपको पूरी तरीके से समझ आए होंगे। और अब हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी भारत या जो हमारा भारत देश है ये यहाँ पे किस तरीके से कर्जा वगैरह उठाता है या किन किन लोगों से ज़्यादा कर्जा उठाता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर मान के चलूँ, जो हमारे ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं जो भी कर्जा वगैरह लेना, या जो हमारी भारत सरकार है वो प्रेफर करती है, वो कहाँ से प्रेफर करती है, वो जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ टर्म्स वगैरह बताए थे, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, IMF हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह हो गई। तो यहाँ से हम कितना 1/3 के आसपास जो भी कर्जा है वो उठाते हैं, राइट। और यहाँ से जो हम सेकंड या जो एक हिस्सा हम यहाँ से किस फॉर्म में उठाते हैं, वो हम कंट्रीज़ वगैरह से कर्जा लेते हैं। जैसे आप सबने देखा होगा कि जापान वगैरह हैं, वो कई सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह या लोन्स वगैरह देते रहते हैं, किसको, भारत को, कि भारत में जो डेवलपमेंट वगैरह है वो पूरी तरीके से हो सके। ये जैसे US हो गया, वो भी हमको ऐसा देता है यहाँ पे कि यहाँ पे भारत की जो भी डेवलपमेंट वगैरह है वो हो सके, राइट। और यहाँ पे जो इस सब का 50% के आसपास जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया वो उठाते हैं यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर। जैसे प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब कॉर्पोरेट हाउसेस, जैसे मैंने आपको बिजनेस हाउसेस बड़े बड़े जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया और टाटा वगैरह हो गए। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा फिगर वगैरह में, कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले वीडियो में भी बताया था कि हम 50% के आसपास जो हमारा कर्जा है वो किस टर्म्स में है, वो डॉलर के टर्म्स में है। तो हमें इस चीज़ का जो डॉलर वगैरह में वॉलीटिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, जैसे कंपैरिजन में अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा इंडियन रुपी है वो कमज़ोर पड़ा और जो डॉलर है वो मजबूत हुआ है, राइट, पिछले क्वार्टर। और उसके कुछ रीजन्स वगैरह थे वो भी मैंने आपको उसी के साथ वहाँ पे बताए थे।
तो यहाँ पे जो भारत सरकार है उसका लगभग जो भी कर्जा है वो 50% या 54 या 54.8% के आसपास किन करेंसी के टर्म में, यहाँ पे डॉलर में है। और वहाँ पे जो इंडियन रुपी में भारत ने कर्जा उठा रखा है वो लगभग 30% के आसपास है, ठीक है। और जो भी जापानीज़ करेंसी है, जो अदर करेंसी है, अदर कंट्रीज़ की करेंसी है, जैसे जापान की जापानीज़ येन हो गया, इससे भी हमारा 6% के आसपास जो भी कर्जा वगैरह है वो है किसका, 6% के आसपास है जापानीज़ येन वगैरह में। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे टर्म्स वगैरह हैं ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हुए होंगे। और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पे अभी एक चीज़ और निकल के आएगी, अभी एक टर्म यहाँ पे निकल के आएगा, डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि डेट टू जीडीपी की रेशियो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे बनाती है और उसको बेचती है, राइट, उसको एक्सपोर्ट वगैरह करती है। अगर हम उस कंपैरिजन में देखें कि हमारी जो जीडीपी है, यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी जीडीपी है अभी वो $4 ट्रिलियन के आसपास है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, राइट, किसकी, भारत की, ठीक है। यहाँ पे जो भारत की जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन के आसपास है। और यहाँ पे अगर हम जीडीपी टू डेट टू रेशियो निकालें तो वो कितना निकल के आता है, यहाँ पे जो हमारा कर्जा वगैरह है वो है $717 बिलियन के आसपास, जो भी एक्सटर्नल डेट वगैरह है। तो यहाँ पे ये जो निकल के आया, ये निकल के आता है 19.90% के आसपास। कब था ये, दिसंबर 2023 में, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और सॉरी, दिसंबर नहीं, यहाँ पे सितंबर 2024 में, यहाँ पे एज अ क्वार्टर बेसिस पे अभी हम इनको देख रहे हैं, ईयरली बेसिस पे नहीं देख रहे हैं। जो भी सितंबर 2024 में था वो था 90% ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो। और यहाँ पे वो बढ़ के कितना हो गया, अभी जो रिसेंटली यहाँ पे बढ़ोतरी हुई उसमें हो गया वो 19.1% के आसपास, किसका, हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो का। अगर ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, अगर ये साल दर साल बढ़ता रहता है तो ये हमारी कंट्री के लिए आने वाले टाइम में, आने वाले समय में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो फ्लरिश करेगी या किस टर्म्स में फ्लरिश करेगी, उसका इम्पैक्ट वगैरह दर्शाता है कौन, डेट टू जीडीपी रेशियो। अगर ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना अच्छा होगा किसके लिए, जो भी कंट्री वगैरह है, जो भी कंट्रीज़ वगैरह हैं, जो भी लोन्स वगैरह लेती हैं, कहाँ से, बाहर से, राइट। और यहाँ पे आई होप आपको ये टर्म भी यहाँ समझ आया होगा। और ये अब हम आते हैं कि एक्चुअली में इस सब का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा, राइट, या जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और हम नेगेटिव इम्पैक्ट को भी यहाँ पे भाप लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो कर्जा वगैरह है, ये जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस ने ज़्यादा लिया हुआ है और हमारी भारत सरकार ने कम लिया हुआ है, तो इसके सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर बताऊँ कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट हाउसेस या बिजनेस हाउसेस ने यहाँ पे लोन वगैरह ज़्यादा लिए हुए हैं भारत से, तो यहाँ पे ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि उनको एज अ पोटेंशियल दिख रहा है किसमें, इंडिया में, कि जो इंडिया की मार्केट है इसमें उनको पोटेंशियल दिख रहा है, बाजार है इसमें पोटेंशियल दिख रहा है कि यहाँ पे चीज़ें साल दर साल बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो इस वजह से वो अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, लोन्स वगैरह ले रहे हैं बाहरी देशों से या बाहरी हाउसेस से या बाहरी इंस्टीट्यूशन से। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा, पहला वाला। और इससे जो इसका सेकंड पॉइंट है एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो ये पड़ा है कि जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है या जो ये सर्विसिंग रेशियो है, ये मैनेजेबल है। अगर मैं आपको मैनेजेबल है अभी बोल रहा हूँ कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं आराम से, जो $17.17 बिलियन के आसपास हमको कर्जा वगैरह देना है, कहीं ये हम पे इम्पैक्ट वगैरह तो नहीं क्रिएट करेगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर ये जो है ये हम मैनेज इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि अभी जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग हमारी आरबीआई के पास कितना है, $650 बिलियन के आसपास तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ही है अभी। कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि अब हमको ये कर्जा कल के कल ही यहाँ पे चुकाना, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये मैनेजेबल है, राइट। ये जो कर्जा वगैरह है ये मैनेजेबल है अभी के टाइम से, में जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये आने वाले टाइम में बढ़ता है तो ये मैनेजेबल होगा या नहीं होगा, ये उस टाइम की कंडीशंस या उस टाइम की सिचुएशंस को लेके होगा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ सेकंड है ये है। और यहाँ पे जो आप सबने मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह है या जो हमारा करंट डिफिसिट वगैरह है वो कम हुआ है, राइट। तो उससे ये एक इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पे जो
ये जो हमको डेट वगैरह देना है, इससे हम ज़्यादा इस डेट को आसानी से चुका पाएंगे आने वाले टाइम में, जब भी हम चुकाना चाहें तब भी। अभी मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि ये जो मैनेजेबल है वो किन टर्म्स में मैनेजेबल है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व पड़ा है या फॉरेक्स रिजर्व ही पड़ा है $650 बिलियन के आसपास, राइट। सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व की अभी मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो हमारा कर्जा है उस कर्जे के आसपास तो हमारे पास फॉरेक्स ही रिजर्व ही पड़ा हुआ है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे किस पे, डिसएडवांटेज पे, या जो इस चीज़ के रिस्क हैं, जो भी हमारा ये कर्जा वगैरह बढ़ रहा है, इस चीज़ के जो रिस्क हैं वो क्या हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला रिस्क है वो यही है कि ये जो इंटरनेशनल करेंसी है, जैसे कि जो ज़्यादातर ट्रेड वगैरह होता है वो किस करेंसी में होता है, वो होता है डॉलर करेंसी में ज़्यादातर ट्रेड होता है यहाँ को, जो कि किसकी करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी है, कौन, डॉलर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अगर मान लेते इसी तरह की वॉलीटिलिटी बनी रही डॉलर टर्म्स में, या डॉलर साल दर साल इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग होता रहा, तो इससे हमको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। और इससे हमको इम्पैक्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि हमको जो $70 बिलियन हमारा बढ़ा हुआ है साल दर साल बिलियन डॉलर के आसपास, तो उसमें से $12 बिलियन के आसपास तो हमारा सिर्फ इसी टर्म्स में बढ़ गया क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। और जो हमारी इंडियन करेंसी है वो जैसी थी वैसी ही रही। यहाँ पे इंडियन करेंसी टूटी नहीं है डॉलर के टर्म में, डॉलर ही स्ट्रॉन्ग हुआ है ड्यू टू वहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट या जियो पॉलिटिकल कंडीशंस वगैरह बदली है। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। मैंने आपको वहाँ पे एक वजह भी बताई थी, बड़ी वजह। जो बड़ी वजह है वहाँ पे, वो वहाँ पे नए राष्ट्रपति का चुन के आना है, जो कि कौन है अभी वहाँ पे, कौन चुन के आए, डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए। उन्हीं के ही आने के बाद क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स एकदम से राइज करने लगा, और अभी वो जाके थोड़ा बहुत गिरा हुआ है जो डॉलर इंडेक्स है वो। तो आई होप यहाँ पे आपको ये पहला रिस्क यहाँ समझ आया होगा, या जो पहला डिसएडवांटेज है वो यहाँ आपको समझ आया होगा कि जो वॉलीटिलिटी है किसकी, यूएसडी डेनोमिनेटेड, या ये जो डोमिनेंस करेंसी है कौन सी, डॉलर, इसको लेके कि अगर ये डॉलर मान लेते हैं साल दर साल यहाँ बढ़ता रहा तो इससे हमको इम्पैक्ट वगैरह पड़ेगा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। आई होप यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। आई होप। जो यहाँ पे सेकंड चीज़ निकल के आई वो ये है कि जो यूएस में इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे इंटरेस्ट वगैरह का मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जैसे आरबीआई है, वैसे यूएस में है उनकी सेंट्रल बैंक, या सेंट्रल बैंक ही बोलेंगे हम इसको, उनको वो कहते हैं फेड। जो उनकी रिजर्व बैंक ऑफ यूएस है वो उसको कहते हैं फेड। तो जो फेड वगैरह के इंटरेस्ट रेट है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे भारत में पड़ सकता है। अगर मान लेते हैं फेड अपने इंटरेस्ट रेट को इसी तरीके से बढ़ाता रहेगा तो इसका लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर, भारत के ऊपर। क्योंकि लोग वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा तो लोग इंडिया वगैरह करेंसी या इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा, उससे यूएस से भी ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, जब ही तो लोग आपको ज़्यादा पैसा देंगे। वरना कोई भी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉर्पोरेटेड हाउसेस के बॉन्ड में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं 5% यहाँ पे इंडिया में आपको ब्याज मिलेगा जो भी फॉरेनर्स हैं, और 5% आपको यूएस में मिलेगा, तो लोग ज़्यादातर यूएस में भागेंगे, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी को वो ज़्यादा स्टेबल समझेंगे किसके कंपैरिजन में, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन जो इकोनॉमी है उसके टर्म्स में। आई होप यहाँ पे आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ आया होगा। अगर ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो मैं इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आई होप यहाँ पे आपको जो ये पॉइंट्स वगैरह हैं इस चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये पूरी तरीके से समझ आए होंगे। और अब हम इसके पूरी तरीके से कंक्लूजन पे चले जाते हैं, या इसका ये जो हमने पूरा आर्टिकल वगैरह डिस्कस किया, या जो ये पूरी की पूरी जो भी कहानी थी कि हमारा जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो साल दर साल बढ़ रहा है, वो $70 बिलियन, और अभी जाके पहुंच गया है $717 बिलियन के आसपास हमारा एक्सटर्नल डेट है वो पहुंच चुका है। तो इससे हमें बेसिकली क्या, इससे हमको किन किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो डॉलर है ये साल दर साल स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह पे आउट करना पड़ेगा, या ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा हमको, जो भी हमने पैसा वगैरह उठाया हुआ है बाहर से इन टर्म्स ऑफ डॉलर, उसमें। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी वगैरह है, या जो हमारे जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इन्होंने लोन्स वगैरह उठाए हुए हैं, तो ये जो इन्होंने लोन्स इसी वजह से उठाए हुए हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है किसके ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, कि ये अब आने वाले सालों में और अच्छा परफॉर्म करेगी, राइट। तभी तो ये एक्सपेंशन वगैरह के लिए पैसे उठा रहे हैं, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे
जो हमारी इकोनॉमी है वो अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करती है ड्यू टू विच भी रीजन, तो इस सब का भी हमको इम्पैक्ट वगैरह यहाँ पे झेलना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ पे आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं या जो कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं ये आपको पूरी तरीके से समझ आए होंगे जो कि इस आर्टिकल को लेके हैं। और इसी आर्टिकल से मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा इसी के साथ, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नए आर्टिकल को लेके, एक नई लर्निंग को लेके और एक नए इन्फॉर्मेशन को लेके। इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।